अंड भंड जरा संत दे घुसंड दे बाट खाल कोटी खाल मोटी सबको दे दे मेवा। 20,000 के बदले 20 लाख मिलेगा। इस गुप्त तांत्रिक क्रिया और मंत्र से होगी पैसों की बारिश। अमावस की उस काली भयानक रात में कप्तानगंज के जंगलों के बीच एक तांत्रिक शैतानी क्रिया में लीन था। सफेद कपड़े पहने, चेहरे पर राख लगाए, हवन कुंड के चारों तरफ पागलों की तरह नाच रहा था कप्तानगंज का मशहूर तांत्रिक, पाताल का निवासी बाबा हाथीराम चौधरी। लंबे बालों वाले हाथीराम के चारों तरफ कुछ बहुत ही खतरनाक दिखने वाले लोग खड़े थे और वो इस शैतानी तांत्रिक क्रिया को बड़े ध्यान से देख रहे थे। इस बाबा को उन्होंने पैसे तो दे दिए थे, पर उनको उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था। और नजर आता भी कैसे, क्योंकि हाथीराम बाबा सच में था तो कप्तानगंज का एक फ्रॉड कैब ड्राइवर महेंद्र सिंह दोषी, यानी कि मन्नू। समय आ गया है, समय आ गया है भूपेंद्र, समय आ गया है। अभी कुछ ही क्षणों में तुम सब पर होगी पैसों की बारिश। माया निकलने वाली है, बस हमारे साथ बोलो अंड भंड जरासंध। सब उसके साथ बोलने लगे। जय घुसंड देवा डाल गोटी खाल मोटी। अरे जय नहीं, जय नहीं दे, जय घुसंड देवा। देवा घुसंड दे रहे हैं, वो आपको लेना है। मुन्नू ने कहा और देखते ही देखते सभी लोग मुन्नू के साथ घुसंड लेने लगे। बादलों के फटने की और बिजली के कड़कने की आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। जहां एक तरफ कप्तानगंज के अंधेरे काले जंगल में मुन्नू लोगों को बेवकूफ बना रहा था, वहीं उन्हीं जंगलों के एक वीरान कोने से आज से 7 दिन पहले आई थी एक दिल दहला देने वाली सच्ची खबर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जमीन के कई सौ फुट नीचे दबी 6000 साल पुरानी माहेशमती साम्राज्य की स्वर्ण नगरी को ढूंढ निकाला था। कल तक जिस छोटे से कप्तानगंज को उत्तर प्रदेश में कोई भी नहीं जानता था, वो पिछले 7 दिनों में पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस हो गया था। विश्व भर से पुरातत्व विभाग के नामी रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट भारत पहुंचने लगे थे और ये ब्रेकिंग न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई थी। कहा जाता था कि माहेशमती का साम्राज्य एक जादुई साम्राज्य था। सालों से माहेशमती के होने या ना होने पर बहस होती आई थी। कोई कहता था कि वो सोने की नगरी थी जहां पर विशाल जानवर, जादुई बाज, आग फेंकने वाले ड्रैगन होते थे, और कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ये सब बस अफवाहें हैं। लेकिन धरती के नीचे से निकले 80 फुट ऊंचे ड्रैगन के कंकाल ने ये साबित कर दिया है कि माहेशमती सचमुच में एक जादुई साम्राज्य था। ये कोई अफवाह नहीं है। लोगों को तो आज माहेशमती के होने पर यकीन हो गया था, लेकिन कप्तानगंज में रहने वाली शकुंतला देवी अपने नाती महेंद्र सिंह दोषी को बचपन से ही माहेशमती साम्राज्य की कहानियां सुनाती आई थी। उसकी नानी उसे प्यार से मुन्नू बुलाती थी। वो अक्सर कहा करती थी, मुन्नू तू मेरा राजा बेटा है, माहेशमती का उत्तराधिकारी है तू। अपनी नानी के साथ बड़ा हुआ मुन्नू उस दिन टूट गया जिस दिन वो इस दुनिया से रवाना हुई। लेकिन उन्होंने मरते वक्त मुन्नू को एक बहुत पुराना पन्ना दिया जिस पर कुछ अजीब सी भाषा में लिखा हुआ था, और वो बोली, बेटा एक दिन तुझे माहेशमती को ढूंढना है और ये पन्ना तुझे रास्ता दिखाएगा। अपनी किस्मत हासिल करेगा तू इससे। नानी तो चली गई, लेकिन उस पन्ने ने मुन्नू को माहेशमती तो क्या, उसकी परेशानियों से निकलने का रास्ता भी नहीं दिखाया। लेकिन आज की रात कुछ अलग होने वाली थी। आज खेल किस्मत खेलने वाली थी मुन्नू के साथ में। माहेशमती के दरवाजे खुलने वाले थे, लेकिन फिलहाल तो वो इस बात से अनजान था, क्योंकि फिलहाल टाइम हो गया था पैसों की बारिश का। नकली दाढ़ी, मूछ और बाल लगाए बकवास मंत्रों का उच्चारण करता हुआ मुन्नू उस रात के तमाशे के आखिरी चरण में था। मुन्नू तैयार था,
और तैयार था उसका साथी सत्यम भी, उसी की उम्र का नौजवान, जो वहीं से थोड़ी दूरी पर अपने मोबाइल से बाबा हाथीराम की पैसों की बारिश का लाइव टेलीकास्ट शुरू कर चुका था। बड़बड़ाते हुए बोला, अरे ये का बवाल है, 5,000 लोग देख रहे हैं मुन्नू की अखंड बकलोली। यहाँ मुन्नू का तमाशा इंटरनेट पर वायरल हो रहा था और वहाँ मुन्नू के सामने खड़े वो खतरनाक लोग गुस्सा हो रहे थे। अरे पैसे आज की तारीख में गिरेंगे या नहीं, हाँ? जरूरत से ज्यादा जज्बाती होते उस आदमी के पास मुन्नू कूदा और एक्टिंग करते हुए बोला, रात का प्रकोप है, दिल में तेरे लोभ है, हवस का तू है पुजारी, मन में तेरे चोर है। मुन्नू की बात सुनकर उन आदमियों ने अपनी बंदूकें निकाल ली और उस पर तान दी। मुन्नू समझ गया था कि अब अगर पैसों की बारिश नहीं हुई तो फिर गोलियों की बारिश तो जरूर होगी। मुन्नू बोला, पैसों की देवी कर दो पैसों की बारिश, माया माया पैसों की देवी कर दो पैसों की बारिश। और फिर धीरे से बोला, साले सत्तू बटन दबा। मुन्नू का ये डायलॉग जंगल में छुपे सत्यम के लिए एक सिग्नल था, तमाशे का ग्रैंड क्लाइमेक्स करने का। सत्यम ने अगले ही पल एक रिमोट का बटन दबाया। बिजली कड़कने का फ्लैश जंगल के अंदर छुपी लाइटों से आया और फिर जोर से आवाज आई। वहीं उसी एरिया में लगे स्पीकर से जो कि पेड़ों में छुपाए गए थे। और फिर धमाके से जमीन के अंदर से चारों ओर से सैकड़ों सिक्के बाहर हवा में उड़े। जमीन के अंदर डब्बों में चिल्लर भर के डाली हुई थी। बिजली कड़क रही थी और एक के बाद एक धमाके से सैकड़ों सिक्के धरती के सीने से फट के बाहर निकल रहे थे। मुन्नू चिल्लाया, देखो देखो, बाबा हाथीराम चौधरी का करिश्मा, हो रही है ना पैसों की बारिश। हवा में हजारों चिल्लर उड़ रही थी। 5 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और एक सोने का सिक्का भी उड़ा, जिसे देख के मुन्नू चौंक गया। वो खुद से बोला, अरे यार ये सत्तू पगला गया है का, चिल्लर में सोने का सिक्का कैसे डाल दिया बे। मुन्नू ने अगले ही पल वो इकलौता सोने का सिक्का अपने पैरों के नीचे दबा लिया। तभी हवा में उड़ते चिल्लर को देख के वो आदमी गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने मुन्नू को पकड़ लिया। साले ये तो चिल्लर गिर रही है। अरे अब देवी माया का हाथ थोड़ा टाइट है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। चलो अगली अमावस को 20,000 रुपए के साथ फिर मिलते हैं और फिर ट्राई करते हैं। हमारा काम अब पूरा हुआ, पाताल में जाने का टाइम हो गया हमारा। इससे पहले वो आदमी कुछ कहते, एक धमाका हुआ जिससे वहां चारों ओर धुआं हो गया। जैसे धुएं का वो बादल छटा, मुन्नू वहां से गायब हो चुका था। और फिर उस जंगल के वीरान कोने में जहां माहेशमती की दबी हुई नगरी मिली थी, मुन्नू और सत्यम आराम से बात कर रहे थे। अबे पाताल देवी माया, तुम अगर 2 सेकंड और लेट बटन दबाते ना तो वो भूपेंद्र और उसके लोग अपनी बंदूक का ट्रिगर दबा देते। और एक बात बताओ बे, सोने का सिक्का काहे डाल दिए तुम चिल्लर के साथ, हाँ? मुन्नू अपनी जेब से निकाल के वो सिक्का सत्यम को दिखाने ही वाला था कि तभी पीछे से एक गोली चली और एक उंगली भर के फासले से मुन्नू की मुंडी से चूक गई। भूपेंद्र और उसके आदमियों ने फर्जी बाबा हाथीराम चौधरी का ड्रामा पकड़ लिया था और अब वो उसकी जान के प्यासे थे। मुन्नू और सत्यम अगले ही पल जान बचा के वहां से भागने लगे। लगातार गोलियां चल रही थी और तभी भागते हुए मुन्नू का पैर फिसला और वो जंगल की गहराई में नीचे गिरता चला गया। सत्यम भी उसे बचाने के लिए नीचे कूद पड़ा। कुछ ही पलों के बाद वो दोनों जंगल के उस हिस्से में खड़े थे जहां पुरातत्व विभाग वालों को माहेशमती की खोई हुई स्वर्ण नगरी मिल गई थी। फिसल के नीचे गिरने के बाद मुन्नू और सत्यम किसी तरह अपने पैरों पर खड़े हुए। मुन्नू बोला, चल भाई अंदर चलकर छुप जाते हैं। अबे पगला गए हो का? अबे सरकारी साइट है ये, पकड़े गए तो सीधा जेल जाएंगे। अबे का सरकारिया,
कितनी बार बताए हैं तुमको कि ये हमारी खानदानी साइट है, माहेशमती की साइट। और हम है साला माहेशमती के उत्तराधिकारी, समझे? अबे तुम मरवाओगे। अबे यहाँ रहे तो वो भूपी डॉन वैसे ही मार देगा, और अंधेरा है वो अलग। चुपचाप निकल के चलो अंदर, यहीं पर छुप के रात काट लेते हैं। दूर से आती भूपेंद्र के आदमियों की आवाजों ने सत्यम को मुन्नू की बात मानने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए माहेशमती की रहस्यमयी नगरी की साइट में घुस गए थे। और उस पर ना मुन्नू को यह एहसास हुआ और ना ही सत्यम की नजर पड़ी कि मुन्नू की नानी का दिया हुआ वो पन्ना जो मुन्नू हमेशा अपने पास रखता था, उसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी थी। माहेशमती के साम्राज्य की तरफ बढ़ते समय मुन्नू नहीं जानता था कि वो उस जादुई दुनिया की तरफ दौड़ रहा था जहां से उसके लिए वापस लौट के आना नामुमकिन होने वाला था। मुन्नू और सत्यम जमीन में हुई खुदाई में लगी सीढ़ियों से होते हुए माहेशमती के खंडरों में पहुंच गए थे। मुन्नू बोला, ये माहेशमती साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर कुंदनगढ़ था, सोने का शहर। मुझे नानी ने बताया था। और ये जो सिक्का है ना, ये वहीं से निकला है। सत्यम ने चारों तरफ देखा और उस विशाल कक्ष में उसको सोने का एक धागा भी नहीं दिखाई दिया। कुंवर सा, हमें तो यहाँ सिर्फ मिट्टी और सूखा गोबर ही दिखाई दे रहा है। सत्यम मुन्नू की बात का मजाक उड़ा ही रहा था कि उसकी नजर मुन्नू की पैंट पर पड़ी। अबे तुम्हारी जेब में से सुनहरी रोशनी निकल रही है बे। सत्यम की बात सुनकर मुन्नू ने अपनी जेब की तरफ देखा और उसकी नजर उस पन्ने पर पड़ी जो उसकी पैंट में पड़ा चमक रहा था। मुन्नू ने उस पन्ने को निकाला और कहा, अबे नानी ने कहा था कि एक दिन जरूर ये पन्ना हमें रास्ता दिखाएगा। तभी एक भारी आवाज गूंजी, सामने भागो। मुन्नू थोड़ा हैरान हो गया और बोला, तुमने आवाज सुनी? डर से जमे सत्यम की शक्ल देख के समझ आ रहा था कि उसने भी यह अदृश्य आवाज सुनी थी। सामने भागो। फिर से वही आवाज आई। मुन्नू और सत्यम घबरा के उस पन्ने को देखने लगे जिसमें सामने की तरफ दौड़ने का संकेत दिख रहा था। अगले ही पल गोली चली और उन दोनों ने देखा कि भूपेंद्र और उसके आदमी वहां पहुंच चुके थे। दोनों ने आओ देखा ना ताओ, बस भागते चले गए। एक के बाद एक वो पन्ने से आ रही आवाज उनको रास्ता बताती गई और आखिर में वो दोनों एक बंद दरवाजे के सामने आकर रुक गए। सत्यम बोला, इसे खोलेंगे कैसे? तभी मुन्नू ने उस दरवाजे के बीच में एक छेद देखा और उसे कुछ देर ध्यान से देखता रहा और फिर अगले ही पल उसने जेब से वो सोने का सिक्का निकाला और उस छेद में लगा दिया। अगले ही पल वो विशाल काय दरवाजा खुला। मुन्नू और सत्यम भाग के उस दरवाजे के पार आ गए। उस कमरे में हजारों ताबूत थे और वो कमरा पूरा सोने का बना हुआ था। मुन्नू बोला, अबे ये तो। तभी सत्यम बोला, सोने का शहर कुंदनगढ़ है। तभी पीछे से गोली चली। मुन्नू चिल्लाया, अबे डॉन भूपी को हमारे साम्राज्य के बारे में पता लग गया है, वो हमसे हमारा सोना छीन लेगा। तभी उस पन्ने से आवाज आई, ताबूत संख्या 666 में लेट जा अभी। बिना सोचे समझे मुन्नू ताबूत नंबर 666 की तरफ भागा। उसके वहां पहुंचते ही उस ताबूत पे रखा कई सौ किलो का संगमरमर का पत्थर अपने आप ही हट गया। मुन्नू उस ताबूत में लेट गया। वो ताबूत अपने आप ही बंद हो गया। लेकिन सत्यम को किसी भी ताबूत में भागने का संकेत नहीं मिला था। भूपेंद्र और उसके आदमी उस कमरे में पहुंच चुके थे और अब सत्यम की गर्दन पर उनका चाकू था। ताबूत नंबर 666 के अंदर मुन्नू लेटा था एक कंकाल के साथ। एकदम से उस कंकाल की आंखों के गड्ढों में एक नीले रंग की रोशनी चलने लगी। इससे पहले कि मुन्नू कुछ करता, वो कंकाल मुन्नू को अपनी बाहों में भर चुका था। भूपेंद्र के आदमियों ने जब वो ताबूत खोला तो ताबूत खाली था। हैरान सत्यम हड़बड़ाते हुए बोला, बाबा हाथीराम चौधरी अंतर्ध्यान हो गए।
लौट गई वो पाताल में। मुन्नू को वो कंकाल समय की सीमा के पार ले जा चुका था। जब मुन्नू की आंख खुली तो उसने देखा कि वो जेल की काल कोठरी में है। पल भर के लिए तो वो घबरा गया। ये हम कहाँ आ गए? हम यहाँ कैसे आए? ये क्या जगह है? मुन्नू ने जेल की खिड़की के बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए। बाहर आसमान में एक ड्रैगन उड़ रहा था। और तब मुन्नू के मुंह से निकले वो शब्द, हम माहेशमती में हैं। उसको हैरान होता देख काल कोठरी के बाहर खड़ा एक सैनिक बोला, महेंद्र, अब बहुत देर हो चुकी है। ये पागल होने का ढोंग करके तू बचेगा नहीं। कल तुझे फांसी होकर रहेगी। फांसी? मुन्नू ये शब्द सुनकर लड़खड़ा गया था। वो समय में 5432 साल पीछे आ गया था फांसी पर लटकने के लिए। ये क्या हो रहा था? कैसे मुन्नू समय में पीछे लौट आया था? जब पागल होने का ढोंग करके तू बचेगा नहीं। जी मैं आ पहुंचा था और सीधा लैंड किया था उसने फांसी के फंदे पर। सैनिक की बात सुनकर मुन्नू हैरान होते हुए बोला, ये क्या बोल रहे हो बे? अबे हमें यहाँ आए हुए 2 मिनट नहीं हुए और हमारे नाम पे केस भी हो गया, फैसला भी सुना दिया गया और हमको फांसी की सजा भी दे दी गई। साला, अगर यहाँ का कानून इतना सुपर फास्ट हो जाए तो ये जगह थाईलैंड ना हो जाए। मुन्नू की बड़बड़ सुन के वो सैनिक गुस्से में बोला, थाईलैंड? दूसरी भाषा में गाली दे रहा है? अबे थाईलैंड गाली नहीं है, स्वर्ग है, स्वर्ग। मुन्नू की बकबक सुन के उस सैनिक को गुस्सा आ गया और उसने अपनी कमर पे बंधी तलवार निकाल ली। कुछ अलग सी थी वो तलवार। म्यान से बाहर आते ही वो आग सी धड़कने लगी। लाल रंग की आग उस तलवार के चारों तरफ जल रही थी। अरे भाई साहब, ये का जलवा है बे? कौन सा केमिकल लगाया तलवार पे? सोडियम है? हमने भी 11वीं और 12वीं की साइंस में बहुत से लोगों को फर्जी जादू दिखाया है। मुन्नू की बात सुन के उस सैनिक ने काल कोठरी का दरवाजा खोला और तलवार लेके मुन्नू की तरफ बढ़ने लगा। मुन्नू अब समझ गया था कि सैनिक की तलवार से वो अग्नि निकलना कोई केमिकल की तरकीब नहीं थी, बल्कि जादुई शक्ति थी। बाहर आसमान में उड़ते हुए ड्रैगन, दूर दिख रहे सोने के गुंबद, यहाँ सैनिकों के पास ऊर्जा शस्त्र थे। माहेशमती साम्राज्य के बारे में बताई नानी की सारी बकवास सच साबित हो रही थी। बस उन्होंने ये कभी नहीं बताया था कि उसे माहेशमती में फांसी होगी। लाल ऊर्जा में तप रही तलवार को देख के गला सूख गया था मुन्नू का। मुन्नू को घबराया हुआ देखकर सैनिक रुक गया। मुन्नू एक पल को रुका और अपनी हिम्मत बटोरते हुए उसने पूछा, हमें किस जुर्म में फांसी की सजा दी जा रही है? मुन्नू का ये सवाल सुन के कुछ पल के लिए वो सैनिक मुन्नू को घूरता रहा और फिर बोला, भूल गए? 2 लाख चांदी के सिक्कों की चोरी करी है तुमने। क्या 2 लाख? हमें इतना पैसा तो हमने उस दुनिया में भी नहीं देखा था। हैरान मुन्नू बुदबुदाते हुए काल कोठरी के कोने में लगे बिस्तर पर जाकर बैठ गया और वो सैनिक काल कोठरी से बाहर जाकर फिर से पहरा देने खड़ा हो गया। तभी मुन्नू को अचानक से कुछ याद आया। उसने अपने शरीर को देखा। उसका शरीर उसका नहीं था। उसकी हाइट पहले से बड़ी थी। उसकी मसल्स किसी पहलवान के जैसी हो गई थी। मुन्नू हैरानी से अपने शरीर को देखे जा रहा था। ये क्या चल रहा है बे? ये हमारी बॉडी जॉन के जैसी कैसे हो गई? बिना अंडा प्रोटीन खाए बॉडी बिल्डर कैसे बन गए हम? और तभी मुन्नू को एक आवाज आई, मुन्नू, स्वागत है तुम्हारा माहेशमती में। ये आवाज सुन के मुन्नू एकदम से बिस्तर से उछल गया। ये वही आवाज थी जो उस पन्ने से आई थी और जिसकी बात मानते हुए वो यहाँ पहुंच गया था। अबे कौन हो तुम? सामने आओ, मुंह दिखाई तो करो, नहीं तो देख लेना बाद में बहुत चप्पल मारेंगे हम तुमको। मुन्नू की आवाज सुन के वो पन्ना हंसा और बोला, जुबान नहीं, दिमाग चलाओ, अपनी जेब में देखो। हड़बड़ाते हुए मुन्नू ने अपनी जेब में हाथ डाला और जेब में उसकी नानी का दिया हुआ वो मायावी पन्ना उसके पास था। मुन्नू ने झटके से वो मुड़ा हुआ पन्ना खोला और उससे बोला,
ये क्या चल रहा है? ये कौन बात कर रहा है पन्ने से? पन्ना बात कर रहा है पन्ना से। पन्ने से आवाज आई। अबे किस चीज का पन्ना हो तुम? आम का? हाँ? नहीं, ब्रह्मांड का, जो सबसे शक्तिशाली ग्रंथ है, जिसे परम वेद कहते हैं। मैं उसका पहला पृष्ठ हूँ। पृष्ठ? हाँ, और तुम्हारे जैसे कम पढ़े लिखे लोगों के लिए पन्ना। पन्ना जी देखिए, हम एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हैं। हम कप्तानगंज में मैप ठीक से फॉलो नहीं कर पाते। आप हमें 5000 साल पीछे नेविगेट करके ले आए हैं। 5000 नहीं, 5432। ठीक है 5432 साल पीछे ले आए हैं। अब राइट टर्न कीजिए और हमें वापस सत्यम के पास ले चलिए, नहीं तो कल सुबह हमें यहाँ फांसी हो जाएगी। वो काम मैं नहीं कर सकता। वापस तो आपको 21वां पृष्ठ ले जाएगा। अच्छा, तो वो पृष्ठ मिलेगा कहाँ? वो तो आप ही को ढूंढना होगा। अबे यार, ये सही है। डेट पे तुम लाओ, बिल हमसे भरवाओ। पन्ना जी, आप हमें वापस ले चले, नहीं तो हम बता रहे हैं, हम आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। परम वेद के पृष्ठ अलग हो सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं हो सकते। अच्छा, अब कागज भी साला हमको टशन दिखाएगा? हाँ, मुन्नू ने तैश में आके उस दिव्य पन्ने को फाड़कर उसके टुकड़े जमीन पर फेंक दिए। बंदा हो या पन्ना, अकड़ ना औकात के अनुसार ही दिखानी चाहिए। मुन्नू ने अपनी बात पूरी कही भी नहीं थी कि अगले ही पल उन सभी टुकड़ों के अंदर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वो सभी टुकड़े हवा में उठ गए और आपस में जुड़ गए। परम वेद का पहला पृष्ठ फिर से अपने रूप में आ चुका था। ये क्या हो रहा है? पन्ना जी प्लीज अब आप ही बताएं, कल की फांसी से कैसे बचना है? मुन्नू ने पूछा। लेकिन अब पन्ने पे ना तो कुछ लिखा हुआ आया और ना ही कोई आवाज आई। पन्ने ने मुन्नू से बात करनी बंद कर दी थी। मुन्नू कुछ देर पन्ने को देखता रहा और फिर धीरे से बोला, हेलो हेलो पन्ना जी। लगता है पन्ना जी बुरा मान गए। कोई बात नहीं, बनता भी है। उसके बाद मुन्नू उस खाली पन्ने को हाथ में लिए कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब मुन्नू की आंख खुली तो उसके चेहरे पे ठंडी हवा के झोंके लग रहे थे। वो काल कोठरी में नहीं था, खुले आकाश में था। लेकिन जब मुन्नू की आंख पूरी तरह खुली तो उसे ये एहसास हुआ कि वो हजारों फुट ऊपर माहेशमती के आसमान में था। पैरों और हाथों में बेड़ियां डाले वो एक विशाल काय बाज के ऊपर बंधा हुआ था, जो कि उसे लेकर जा रहा था माहेशमती साम्राज्य की राजधानी कुंदनगढ़। सामने दिख रही सोने की इमारतों को देखकर मुन्नू इस राज्य को पहचान गया था। सोने के इस शहर की बहुत सी कहानियां सुनी थी मुन्नू ने अपनी नानी से। कुछ ही देर में वो बाज एक बहुत बड़े युद्ध क्षेत्र में उतर चुका था और फिर मुन्नू खड़ा था माहेशमती साम्राज्य के राज दरबार में। एक शाही सिंहासन लगा हुआ था युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच, जिस पर बैठा हुआ था लंबा चौड़ा अधेड़ उम्र का आदमी, जिसे देखकर मुन्नू के मुंह से निकला, मगाधीश। मुन्नू ने अपनी नानी की कहानियों और उन चित्रों से जो उसे नानी ने दिखाए थे वहां के राजा को पहचान लिया था। सैनिक बेड़ियों में बंधे मुन्नू को राजा के सामने लेकर आ गए। मुन्नू ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। उस युद्ध क्षेत्र के चारों तरफ एक शाही कवच पहने कुछ अलग से दिखने वाले सिपाहियों का पहरा था और उनके पीछे बैठी थी माहेशमती की जनता। महेंद्र सिंह विद्रोही। जैसे ही राजा के सामने खड़े एक आदमी ने ये नाम लिया, मुन्नू वहां देखने लगा। विद्रोही? अपना सरनेम तो दोषी था। तुम पर आरोप है कि तुमने अपने चाचा सोमेश देव के साथ मिलके अपने बाज
राका की मदद से 2 लाख चांदी के सिक्कों की चोरी करी। वो सिक्के जिन्हें राजा के शाही खजाने में जमा करने की जिम्मेदारी तुम्हारे चाचा सोमेश देव की थी। जब चांदी से भरी गाड़ी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही थी, तब एक धमाका हुआ। गाड़ी के चारों तरफ चल रहे सभी सुरक्षा कर्मी नदी में गिर गए, लेकिन सोमेश देव को कुछ नहीं हुआ। फिर पानी में गिरे सुरक्षा कर्मियों के बयान के अनुसार उन्होंने एक विशाल बाज को वहां से चांदी के सिक्कों से भरा संदूक लेकर उड़ते हुए देखा, और बाज पे सवार योद्धा का हुलिया बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। तो बताओ महेंद्र सिंह, कुछ याद आया? अपने ऊपर लगे आरोप सुनकर मुन्नू ने नजरें घुमाकर सबसे पहले अपने चाचा को देखा और उसके बाद राजा मगाधीश को, जो अभी काफी गुस्से में थे। मुन्नू समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। ना तो वो अपने चाचा को पहचान पा रहा था और ना ही अपने बाज को। महेंद्र सिंह विद्रोही, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? मुन्नू कुछ देर खड़ा सोचता रहा और फिर एकदम से बोला, मिलॉर्ड। राजा चौंक कर बोला, क्या? हमारा मतलब है महाराज, हमें 2 दिन का टाइम दीजिए अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। ये टाइम क्या होता है? मुन्नू धीरे से बोला, वही जो हमारा खराब चल रहा है। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं कहा। वो दरअसल हम महाराज को देखकर थोड़ा नर्वस आ गए थे, इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे महाराज से बात करने की। महाराज, हमें 2 दिन का समय दीजिए, हम साबित कर देंगे कि हम निर्दोष हैं। मुन्नू की बात सुनकर वो योद्धा बोला, महाराज, फांसी के डर से लगता है ये पागल हो गया है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। महाराज, बहकी बातें नहीं कर रहे हम। देखिए, भारत के संविधान में लिखा है कि हम जैसे बेगुनाह को जिसे घंटा नहीं पता कि वो कहाँ है, उसे कम से कम 2 जन्मों की बेल मिलनी चाहिए, और हम गरीब तो आपसे बस 2 दिन की बेल मांग रहे हैं। महेंद्र सिंह, तुम फैसला कर लो, तुम्हें किसी पेड़ की बेल चाहिए या फिर 2 दिन की मोहलत? महाराज, मोहलत चाहिए हमको। हम निर्दोष हैं, हमारी सच्चाई हमारी आंखों में झांक कर देखिए। आपको आपकी माँ का सच्चा बेटा, आपकी बहन का अच्छा भाई, आपकी बेटी का बाप, यानी कि हमारी आंखों में आपको खुद आप ही दिखेंगे। क्या मतलब? मतलब ही है ये दुनिया महाराज, मतलब ही। इसीलिए हमें मौका दीजिए ये ढूंढने का कि किस मतलबी ने अपने मतलब के लिए हमें और हमारे मासूम चाचा और राका को बेमतलब में फंसा दिया। राजा मुन्नू की बात सुन के कुछ हैरान हो गया था। वो कुछ सोच कर बोला, तुम चुप हो जाओ और कुछ मत बोलो। हम तुम्हें 24 घंटों की मोहलत देते हैं। तुम कल दिन में जहां चोरी हुई थी वहां जाओगे और वहीं इन शक्ति योद्धाओं के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर देना। अगर इन्हें यकीन हो गया कि तुम बेगुनाह हो तो ठीक है, नहीं तो सेनापति, इसका सर काट के इसे वहीं उस पुल से ब्रह्मपुत्र में फेंक देना। जहां एक तरफ मुन्नू ने 24 घंटे की मोहलत हासिल कर ली थी, वहीं माहेशमती के तीसरे सबसे बड़े साम्राज्य कांस्य नगरी के राजमहल में 2 लोग बात कर रहे थे और वो काफी परेशान थे। रात के अंधेरे में दोनों के चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। उनमें से एक बोला, ये कैसे हो सकता है? वो वापस कैसे आ सकता है? तुम्हें यकीन था कि वो वही है? हाँ भाई, मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। वो वही है, वही शक्ल, वही आंखें, वही तेवर, वही दिमाग। लेकिन शायद उसे कुछ याद नहीं है। दूसरे ने जवाब दिया। पहला बोला, हाँ, तो इससे पहले कि उसे कुछ याद आए, इससे पहले कि वो हमारे और माहेशमती की बर्बादी के बीच आए, इससे पहले कि वो मुझे दुनिया के सभी 9 आयामों का देवता बनने से रोके, खत्म कर दो माहेशमती के वीर को। अपनी लपलपाती जबान और तिकड़म के टैलेंट से 24 घंटे की जिंदगी हासिल करने वाले मुन्नू को कोई अंदाजा भी नहीं था कि वो कितने बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बनने वाला था। वो तो फिलहाल जेल की काल कोठरी में बंद उस पन्ने को अपने हाथ में लिए बैठा था।
पन्ना जी गलती हो गई, मदद कर दो। बड़ी मुश्किल से उस राजा से 24 घंटे मिले, हमें वापस भेज दो। पर उसके लिए हमें पहले इस जेल से निकलना होगा। तभी पन्ना बोला, ऐसा मत करना, नहीं तो फंस जाएगा। पन्ना जी देखो, हमने ना आपकी अब तक सारी बातें मानी है, आप बस हमारी एक बात मान लो। सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकालो, आगे जो आप बोलो वो कर लेंगे। पन्ने पर कुछ देर तक कुछ लिखा हुआ नहीं आया। फिर अचानक से उस पन्ने के अंदर से सुनहरी रोशनी निकली और वो आवाज भी गूंजी, आज रात 12 बजे तुझे इस जेल से भागना है। पन्ने की आवाज सुनते ही मुन्नू खुशी से उछल पड़ा और जोश से बोला, रात के अंधेरे में माहेशमती का मुन्नू पहले इस जेल को तोड़ेगा और फिर वापस अपने समय में निकल जाएगा। तभी एक सैनिक आकर मुन्नू से बोला, तुमसे मिलने कोई आया है। हैरान मुन्नू जैसे ही काल कोठरी के बाहर अपने गेस्ट को मिलने आया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने शाही यूनिफॉर्म पहने खड़ा था सत्तू। आखिर सत्तू वहां कैसे पहुंचा? कौन है तू? तुम? ये चल क्या रहा है? हम कप्तानगंज से कुंदनगढ़ कैसे पहुंचे? और तुम यहाँ कब आए और हम यहाँ कैसे आए? और तुम बाहर कैसे हो? एकदम राजकुमार बने हुए हो, और हम अंदर कैसे हैं? सत्तू को महेशमती की दुनिया में देख के मुन्नू बौखला गया था, और सत्तू ये देख के थोड़ा हैरान था। मुन्नू बोला, वे देख क्या रहे हो? मुंह में दही जम गई है क्या? जवाब दो हमारी बात का। सत्तू कुछ पल और मुन्नू को वैसे ही देखता रहा और फिर बोला, महेंद्र भैया आप ठीक हैं? महेंद्र? साले मजाक सूझ रहा है तुमको? एक तो वैसे ही यहाँ सब फांसी का ड्रामा चल रहा है, ऊपर से तुम हमको महेंद्र बुला रहे हो। ए सत्तू, बकलोली बंद करो, हाँ, बाहर निकालो हमें यहाँ से। देखिए, आप एक महान खानदान के वीर हैं, ऐसी गंदी भाषा में बात करना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। मेरे बड़े भाई हैं आप, विद्रोही परिवार का गौरव हैं आप। मुन्नू समझ गया कि उसके परम मित्र, उसके बेस्ट फ्रेंड सत्तू के जैसा दिखने वाला आदमी असल में सत्तू नहीं, बल्कि यहाँ माहेशमती का एक नागरिक था। मुन्नू ने खुद को शांत करते हुए सत्तू से पूछा, अच्छा, खानदानी तरीके से बात करते हैं, तुम सत्तू नहीं तो कौन हो? हाँ, अब आपको हमारा नाम भी नहीं पता। हमारा नाम विहान है, आपके चाचा के बेटे हैं हम। तो विहान भाई, हमको झूठे चोरी के इल्जाम में फांसी की सजा सुना दी गई है। भैया हमारी बात तो सुन लीजिए, हम यहाँ आपको ये संदेश देने आए थे कि चांदी की चोरी के दिन जो आदमी बाज पे उड़कर भागा था, जो सुरक्षा कर्मियों के हिसाब से आप थे, उसका पता चल चुका है। उसको कांस्य नगरी के किसी अज्ञात आदमी ने 500 सोने के सिक्के दिए थे, आपका भेष धर के उस चोरी को अंजाम देने के लिए। और वो आदमी पंडारा की घाटी में एक सराय में रुका हुआ है। विहान की बात सुन के मुन्नू बोला, अबे तो तुम यहाँ क्यों आए हो? पंडारा घाटी जाके उसको पकड़ो ना। भैया, पंडारा घाटी माहेशमती का काला बाजार, मौत की घाटी है, और वो बाज सवार एक खतरनाक अजूबा है। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। आपको पता है ना कि मुझे लड़ाई झगड़े से कितना डर लगता है। अरे डर के आगे जीत है सत्तू। विहान भैया, हमसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन भैया, अगर आप किसी तरह से उस बाज सवार को पकड़ लें तो आप अपनी और पिताजी की जान बचा सकते हैं। आंखों में आंसू और चेहरे पे फीकी मुस्कान लिए विहान वहां से चला गया। मुन्नू शौक में था। 5432 साल पहले भी सत्तू फट्टू का फट्टू ही था। कुछ लोगों को बदलना समय के बस की भी बात नहीं होती। मुन्नू निराश होके वापस उस काल कोठरी में लगे बिस्तर पर आकर बैठ गया, और तभी वो पन्ना बोला, 12 बजे कैद से भागना है। टाइम तो बता दिया, टेक्निक भी बताई दो। मुन्नू ने ये बात बोली ही थी कि उसे चाबी के खनकने की आवाज आई। काल कोठरी के बाहर बैठे पहरेदार की जेब से चाबियों का गुच्छा लटक रहा था। मुन्नू बोला,
वाह पन्ना जी, मान गए आपको। मुन्नू तुरंत दबे पैर काल कोठरी की सलाखों के पास गया और अपना हाथ फैला के चुपचाप उसने पहरेदार की जेब से चाबियों का गुच्छा निकाल दिया। ठीक आधे घंटे के बाद 12 बजे मुन्नू कुंदनगढ़ की जेल से आजाद था। हाथ में वो पन्ना लिए मुन्नू भाग रहा था। पन्ना उसको रास्ता बता रहा था। पन्ने के बताए रास्ते को फॉलो करते हुए मुन्नू आधे घंटे के बाद खड़ा हुआ था कुंदनगढ़ की पहाड़ी की तलहटी में, जहां था शैतानी तांत्रिकों, मायावी जानवरों, खतरनाक योद्धाओं, रूप बदल लेने वाले अजूबों से भरा माहेशमती का काला बाजार, पंडारा घाटी। मुन्नू ने चारों तरफ देखा। वहां उसे खतरनाक से दिखने वाले लोग, दुकानों पे बड़े बड़े पिंजरों में बंधे अजीब जानवर और कुछ शैतानी साए दिखे। घबराते हुए मुन्नू ने पन्ने से पूछा, पन्ना जी, हमें वापस जाना था, ये हम कहाँ आ गए? पंडारा घाटी। क्या? पंडारा घाटी, जिसको वो नकली सत्तू मौत की घाटी बता रहा था? पन्ना जी, हमें 2025 में जिंदा वापस लौटना था, मर के नहीं। यहीं इस काला बाजार में तुम्हें मिलेगा लूका की मायावी वस्तुओं की दुकान में परम वेद का दूसरा पन्ना। वो तुम्हें यहाँ से वापस जाने का रास्ता बताएगा। पन्ने की बात सुन के मुन्नू ने कुछ पल सोचा और कहा, वैसे हमें आप पे थोड़ा डाउट तो हो रहा है, लेकिन आपकी बात मानने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। मुन्नू पन्ने की बात सुन के पंडारा घाटी में सर झुकाए चुपचाप बिना किसी से नजरें मिलाए दुकान की तरफ बढ़ चला। उसके चारों तरफ खतरा था, पर वो कुछ ही देर में लूका की दुकान के बाहर खड़ा था। तभी पन्ना बोला, मुन्नू, आज वापस लौट के तुम अपने चाचा सोमेश देव को मौत के हवाले कर दोगे और तुमको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा माहेशमती में। दोषी साबित हो जाओगे तुम। अरे ये सोमेश देव हमारे चाचा थोड़ी हैं, और इनके हमें दोषी घोषित करने से हमें क्या ही फर्क पड़ेगा? हम कौन से यहाँ रहने वाले हैं? तुम्हारी नानी को पड़ेगा। वो कहती थी ना कि तुम माहेशमती के उत्तराधिकारी हो। अबे अब नानी की बात से प्रेशर मत बनाओ तुम। ठीक है, जाओ, मिट्टी में मिला दो विद्रोही परिवार का नाम और बन जाओ दोषी। पन्ने की बात सुन के मुन्नू रुक गया और बोला, यानी कि आज हमारे यहाँ से भागने से हमारा विद्रोही सरनेम आने वाले हजारों सालों के लिए दोषी हो जाएगा? हाँ, यही है इतिहास का वो पल जहां तुमने विद्रोही को दोषी बना दिया। अच्छा, तो अब क्या करें? पल को पलट दो, मुकाबला करो उस अजूबे का जिसने तुम्हारे भेष में चोरी की। धर्म संकट में फंस गया था माहेशमती का मुन्नू। या तो नाम बचा ले या फिर जान बचा ले। मुन्नू भले ही फितरत से थोड़ा बदमाश था, पर था तो वो माहेशमती का खून। हिम्मत की कमी नहीं थी उसमें, इसीलिए उसने फैसला किया, पहले इस अजूबे को पकड़ते हैं, इस बॉडी के चाचा जी को और अपने सरनेम को बचाते हैं, और उसके बाद बैक टू द फ्यूचर। ये कहकर मुन्नू लूका की दुकान से बस कुछ ही दूर अदम सराय के अंदर घुसा। अदम सराय वो जगह थी जहां माहेशमती साम्राज्य के कई खूंखार और खतरनाक लोग रहते थे। पन्ने के अनुसार अजूबा भी यही था। मैं उस अजूबे को पहचानूंगा कैसे, और ये अजूबा होता क्या है? मुन्नू के सवाल के जवाब में पन्ने के ऊपर एक चित्र बन गया। उस चित्र में एक लंबा चौड़ा आदमी दिख रहा था, जिसके शरीर पे एक मजबूत धातु का कवच था और सर की जगह एक प्रेत की खोपड़ी थी। ये देख के मुन्नू हैरान रह गया। ओह, ये है अजूबा, वो तांत्रिक योद्धा जो अपनी आत्मा को काली शक्तियों की भेंट चढ़ा देते हैं। उन्हें ये शक्ति मिलती है कि वे किसी का भी रूप ले सकते हैं।
उसके बाद ना ये इंसान रह जाते हैं और ना ही शैतान। इनकी तंत्र शक्ति और ऊर्जा शस्त्रों के सामने बड़े बड़े योद्धा कमजोर पड़ जाते हैं। पन्ने की बात बहुत ही ध्यान से सुन रहा था मुन्नू। पीछे से आवाज आई, महेंद्र सिंह विद्रोही। मुन्नू ने पीछे मुड़ के देखा तो उसके सामने खड़ा था एक लंबा चौड़ा मजबूत धातु का कवच पहने एक आदमी। उसके सर की जगह थी प्रेत की खोपड़ी। मुन्नू ने अजूबे को नहीं, अजूबे ने मुन्नू को पहचान लिया था। अजूबा बोला, तेरी फांसी तो कल है ना, तू आज यहाँ मरने के लिए क्यों चला आया? ये दिल दहला देने वाली आवाज सुन के सहमा हुआ मुन्नू बोला, भाई तुम कौन हो अब? वही जिसने तू बन के चांदी चुराई। मुन्नू अजूबा को देख के थोड़ा लड़खड़ाते हुए बोला, यार तुम चांदी चोर नहीं, नहीं 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 नहीं, तुम चिंदी चोर हो। इतनी पावर होके चांदी चुरा रहे हो? अरे सोना वोना चुराओ, माहेशमती का कोहिनूर लपेट लो। मुन्नू की बात के जवाब में अजूबे के हाथ में से आग की ऊर्जा की एक लहर निकली और सीधा मुन्नू के सीने में जा लगी। उस वार में इतनी ताकत थी कि मुन्नू के पैर जमीन से उखड़ गए और वो उड़ता हुआ सराय के कोने में जा गिरा। अबे ये क्या है? इसके हाथ से आग कैसे निकल रही है? मुन्नू तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने अपने शरीर को देखा और वो हैरान हो गया। उसके शरीर पर उस घातक वार से एक खरोंच तक नहीं आई थी। मुन्नू समझ गया कि जिस योद्धा के शरीर में वो था वो बहुत ही शक्तिशाली था। हाँ भाई, चलो और बता दो महाराज को कि तुम ही हो चांदी चोर। नानी कहती है कि सच बोलना चाहिए। तुझे और तेरी नानी दोनों को खत्म कर दूंगा। ये कह के अजूबे के एक और ऊर्जावार ने मुन्नू को सराय की दीवार के पार बाहर सड़क पर भेज दिया था। मुन्नू को गुस्सा आया और वो खड़ा होते हुए बोला, अजूबा भाई, नानी को तो बीच में लाना मत। और सुनो, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें कुत्ते की तरह मार के यहाँ से घसीट के राजा के दरबार में ना ले जाएं, तो चुपचाप तमीज से हमारे साथ चलो और सीधा शक्ति रक्षकों को बता दो कि चांदी की वो चोरी तुमने की थी, हमने नहीं। अजूबा बोला, मुझे घसीट के ले जाएगा तू महाराज के दरबार में? अब महाराज के दरबार में तेरी लाश जाएगी। अजूबा ने मुन्नू पे शक्तिशाली ऊर्जा वारों की बारिश कर दी थी। बुरी तरह घायल मुन्नू लड़खड़ा रहा था। ये देख के अजूबा ने बिजली की गति से दौड़ते हुए ऊर्जा से जल रही अपनी मुट्ठी मुन्नू के मुंह पे दे मारी। मुन्नू के मुंह से खून का एक फव्वारा छूटा, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आया जिसमें वो एक युद्ध क्षेत्र में अकेला 100 योद्धाओं से लड़ रहा है। अजूबा का अगला वार खाते ही उसने देखा कि उस युद्ध क्षेत्र में उसने एक ऊर्जा वार से उन सभी योद्धाओं को परास्त कर दिया। मुन्नू को अपना अतीत, अपनी सोई हुई शक्तियां याद आ रही थी। हर वार से उसके अंदर दबे हुए योद्धा की शक्ति जाग रही थी। अजूबा का अगला वार मुन्नू को बेहोश कर देने वाला था कि तभी फौलाद के जैसे मजबूत अजूबा की मुट्ठी को मुन्नू ने रोक लिया। मुन्नू के शरीर से चिंगारियां फूटने लगी। उसके पूरे शरीर में एक सुनहरे रंग की ऊर्जा दौड़ रही थी। ये दृश्य देखकर पंडारा घाटी में खड़े सभी लोग हैरान थे। मुन्नू के चेहरे पर अब एक हंसी थी। अपनी आंख से बहती खून की बूंद को हटाते हुए मुन्नू ने अजूबा के सीने पर एक मुक्का मारा और ये वार इतना शक्तिशाली था कि अजूबा के कवच के परखच्चे उड़ गए और वो दूर जाकर गिरा। मुन्नू बोला, जब बहुत ज्यादा पावर फील हो रही है। इससे पहले कि अजूबा संभलता, मुन्नू उसके सामने था और अगले वार में अजूबा का जबड़ा टूट गया। हमने कहा था तुमसे अजूबा भाई, घसीट के ले जाएंगे तुम्हें। अगले कुछ ही पलों में अजूबा को अपनी ऊर्जा वारों से बुरी तरह घायल कर दिया था मुन्नू ने। नानी कहती थी, माहेशमती के उत्तराधिकारी हैं हम, बहुत बड़े योद्धा हैं हम। जमीन पर पड़े दर्द में कराह रहे अजूबा से मुन्नू
जिसके शरीर के अंदर का योद्धा जाग गया था, बोला, हाँ तो अजूबा भाई, बात समझ में आ गई? मुन्नू से पंगा पड़ता है महंगा। मुन्नू अजूबा को पकड़ने वाला था कि तभी अजूबा ने एकदम से मुन्नू की आंखों में एक जादुई राख फेंकी और कुछ पल के लिए मुन्नू को दिखना बंद हो गया। जितनी देर में मुन्नू की आंखों पर से उस राख का असर हटा, अजूबा वहां से बच के भाग रहा था। अजूबा ने एक अजीब सी सीटी बजाई और एक विशाल काय बाज उड़ता हुआ आया जिस पर वो बैठ गया। अजूबा का बाज पंडारा घाटी से बाहर निकलने वाला था, लेकिन तभी मुन्नू ने पूरी ताकत लगा के एक छलांग लगाई। वो आसमान में उड़ते हुए बाज को पकड़ने ही वाला था। सारी पंडारा घाटी ये असंभव दृश्य देख रही थी कि तभी ऊर्जा के कई चाबुक एक साथ मुन्नू के शरीर से आ लिपटे और वो अगले ही पल जमीन पे आ गिरा। अजूबा रात के अंधेरे में पंडारा घाटी से भाग गया था और मुन्नू के सामने खड़े थे कुंदनगढ़ के शक्ति रक्षक। उनमें से एक शक्ति रक्षक मुन्नू के सामने आया और बोला, जेल तोड़कर भागने की जुर्म में तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। अभी के अभी तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। अपनी बेगुनाही साबित करते करते रह गया था और एक बार फिर से खड़ा था मौत के मुंह में माहेशमती का मुन्नू। कैसे अपनी बेगुनाही साबित करेगा मुन्नू? जुबा के बाज का पंजा मुन्नू की कल शक्ति रक्षक ने जेल तो बाज पे उड़ के भाग गया। इतनी मुश्किल से उसको दबोचा था हमने, लेकिन तुम लोगों के चक्कर में निकल गया वो चांदी चोर। शक्ति रक्षकों ने आसमान में देखा, लेकिन उन्हें ना तो वो अजूबा नजर आया और ना ही उसका बाज। अजूबा रात के अंधेरे में पंडारा घाटी से भाग गया था। हमें छोड़ो बे, निकल जाएगा वो चांदी चोर। मुन्नू उन शक्ति रक्षकों की गिरफ्त में छटपटा रहा था, लेकिन वो शक्ति रक्षक कुछ सुनने को राजी ही नहीं थे। जेल तोड़कर भागने की सजा मौत है, एक शक्ति रक्षक ने दहाड़ते हुए कहा। मुन्नू बोला, अबे कितनी बार दोगे मौत की सजा? हो तो गई एक बार। कल शाम को ब्रह्मपुत्र नदी पे बने पुल पे हमारा अपॉइंटमेंट है मौत की सजा के साथ। शक्ति रक्षक बोला, वो सजा तुम्हें अब कल नहीं अभी दी जाएगी। मुन्नू बोला, लेकिन महाराज ने हमें कहा था कि अगर हम उस पुल पर खुद को निर्दोष साबित कर देंगे तो हमें छोड़ दिया जाएगा। तो चलो पुल पे कर दो खुद को निर्दोष साबित। ये कहकर शक्ति रक्षकों ने मुन्नू को हिरासत में ले लिया। जहां एक तरफ एक विशाल काय बाज पे बंधा हुआ मुन्नू शक्ति रक्षकों की हिरासत में जा रहा था, ब्रह्मपुत्र नदी के उस पुल पर, वहीं कांस्य नगरी के उस विशाल राजमहल में एक शख्स बहुत ही गुस्से में था और उसके सामने सर झुकाए खड़ा था उसका एक अफसर। तुमने तो कहा था कि महेंद्र सिंह को कुछ याद नहीं है, वो अपनी शक्तियों को भूल चुका है, तो उसने एक अजूबे को चींटी की तरह कैसे मसल दिया? पता नहीं युवराज, शुरू में तो अजूबा उसे बुरी तरह मार रहा था, लेकिन फिर एकदम से महेंद्र सिंह ने उसे रौंद दिया। अगर अजूबा शक्ति रक्षकों के हाथ लग जाता तो हम सबकी मौत पक्की थी, क्योंकि अगर महाराज मगाधीश को यह पता चल जाता कि उस चांदी की चोरी के पीछे हम हैं, तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ता। युवराज, अभी भी घबराने की कोई बात नहीं है। महेंद्र सिंह को शक्ति रक्षक जान से मारने के लिए ले गए हैं। मैं जानता हूं महेंद्र सिंह को, वो मरेगा नहीं। लेकिन मुझे ये बताओ कि अजूबे तक पहुंचा कैसे महेंद्र सिंह? उसे कैसे पता चला कि वो पंडारा घाटी में छुपा हुआ है? अफसर बोला, उसे वो खबर उसके चाचा के बेटे विहान ने दी थी और विहान को ये सब बताया था पड़ोस में रहने वाली उस लड़की लाइशा ने। ये लाइशा कौन है? महेंद्र सिंह के पिता के दोस्त करणवीर की बड़ी बेटी। अपने साथी की बात सुन के वो सफेद कपड़े पहना आदमी बोला, इस लाइशा ने पहले भी महेंद्र सिंह और उसके परिवार की मदद की है। हाँ, पहले लाइशा का बाप उनका वफादार था और अब लाइशा उनकी वफादार है। ठीक है, तो पहले महेंद्र सिंह के वफादारों को ही खत्म किया जाएगा। ऐसा सबक सिखाएंगे इस लाइशा को कि इसकी आत्मा कांप जाएगी। जहां एक तरफ ये महेंद्र को फंसाने का पूरा षड्यंत्र रच रहे थे, वहीं मुन्नू को उस पुल पर अपनी जान बचानी थी।
सुबह हो चुकी थी और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी पर बने उस 1 किलोमीटर लंबे पुल पर मुन्नू और उसके चाचा सोमेश देव को हिरासत में लिए खड़े थे शक्ति रक्षक। सोमेश देव ने घबराते हुए मुन्नू से कहा, कुछ करो बेटा, हम मरना नहीं चाहते। अरे तो हम कौन सा मौत के इंतजार में पलके बिछाए बैठे हैं? अरे तो कुछ करो ना। अरे आप चुप रहेंगे तभी ना कुछ करेंगे। वहां खड़ा एक शक्ति रक्षक मुन्नू से बोला, महेंद्र सिंह, साबित करो कि तुम निर्दोष हो, नहीं तो तुम्हें। अरे रुक जाओ यार, इतनी भी क्या जल्दी है तुमको हमें मौत की सजा देने की? वो चांदी जो चोरी हुई वो तुम्हें पेंशन में मिलने वाली थी क्या? हाँ? मुन्नू बौखला गया। क्या कहा तुमने? अबे हम कह रहे हैं कि हमें जरा क्राइम सीन का मुआयना तो करने दो। ये क्राइम सीन क्या होता है? हमारा मतलब है हमें थोड़ा समय दीजिए इस जगह की तहकीकात के लिए। कितना समय चाहिए? चाहिए तो 200-300 साल, लेकिन तुम वो तो दे पाओगे नहीं, है ना? तो वहां पर शांत खड़े रहो और हमें तहकीकात करने दो। मुन्नू ने तहकीकात शुरू तो कर दी थी, पर उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कैसे खुद को निर्दोष साबित करेगा। उसने एक पल भागने की सोची, लेकिन उस पुल के दोनों तरफ शक्ति रक्षक अपने बाज के साथ तैनात थे, तो भाग के जाना तो नामुमकिन था। मुन्नू परेशान उस पुल पर टहल रहा था कि तभी उसकी नजर पुल के कोने में धूप में चमक रही किसी छोटी सी चीज पर पड़ी। जब मुन्नू पास गया तो उसने देखा कि एक चांदी का सिक्का पुल की रेलिंग के पास पड़ा हुआ था। मुन्नू ने उसे तुरंत ही उठाया। उस सिक्के के उठाते ही मुन्नू की आंखों में एक अजीब सी खुशी आ गई। वो चिल्ला के बोला, क्या ये सिक्का उसी चोरी का है? एक शक्ति रक्षक बोला, हाँ, उसी गाड़ी में 2 संदूक भर के चांदी के सिक्के थे। जब तुमने धमाका किया तो एक संदूक टूट गया और उसके सिक्के यहाँ वहाँ बिखर गए, और चांदी के सिक्कों से भरे दूसरे संदूक को तुम लेकर फरार हो गए। चांदी के सिक्कों से भरा संदूक? इन्हीं चांदी के सिक्कों से भरा हुआ संदूक था ना? मुन्नू ने पूछा। वो शक्ति रक्षक मुन्नू की बात दोहराते हुए बोला, हाँ, यही चांदी के सिक्के। इन्हीं चांदी के सिक्कों की चोरी का आरोप है ना हम पे? मौत के डर से पागल हो गए हो क्या, जो बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे हो? हाँ, इन्हीं चांदी के सिक्कों की चोरी का आरोप है तुम पर। शक्ति रक्षक की बात सुन के मुन्नू जोर जोर से हंसने लगा। मुन्नू को हंसता हुआ देखकर सोमेश देव बोले, लगता है मरने के डर से मानसिक संतुलन बिगड़ गया है इसका। अरे नहीं नहीं चाचा, मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट है। हम खुश हो रहे हैं क्योंकि हम निर्दोष हैं। निर्दोष? ये कैसे साबित हुआ कि हम निर्दोष हैं? चाचा जी, आरोप चांदी के सिक्कों को चुराने का था, लेकिन ये सिक्के नकली हैं। मुन्नू की बात सुन के सभी शक्ति रक्षक चौंक गए। उनमें से एक शक्ति रक्षक बोला, ये बकवास है, ये तुम कैसे कह सकते हो कि ये सिक्के नकली हैं? बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। अबे हम दुनिया को बनाते हैं और ये हमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटे ओ जाओ, पापा से कह दो कि मुन्नू अपना सच भरी सभा में साबित करने के लिए तैयार है, और अगर सच साबित नहीं हुआ तो? हाँ पता है, ये तलवार, हमारा सर, ब्रह्मपुत्र नदी। रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स। आई एम मुन्नू द प्रो, तुम नहीं समझोगे। नाउ यू गो। वो शक्ति रक्षक वहां से जाने लगा तो मुन्नू ने उससे बोला, महाराज के सामने दरबार में वो सभी सिक्के जो यहाँ इस धमाके में मिले थे वो लेकर आ जाना, और साथ ही महाराज के राजकोष से भी कुछ चांदी के सिक्के अलग से लेकर आना। और हाँ, एक बात और, चुंबक जरूर लेकर आना। कुछ ही घंटों में राजा के दरबार में उस विशाल युद्ध क्षेत्र के बीच जहाँ कुंदनगढ़ की जनता भी जमा थी, वहां खड़ा था मुन्नू। मुन्नू के सामने अपने सिंहासन पर बैठे थे राजा मगाधीश, जो काफी गुस्से में लग रहे थे। महेंद्र सिंह, यह आखिरी मौका है खुद को निर्दोष साबित करने का। मुन्नू ने मुस्कुराते हुए राजा मगाधीश के सामने सर झुकाया और कहा, महाराज, हम अभी कुछ ही देर में साबित कर देंगे कि हम पर लगे आरोप झूठे हैं। ये कह के मुन्नू ने एक शक्ति रक्षक से कहा, धमाके के दिन जो चांदी के सिक्के पुल पर से मिले थे उनको यहाँ पर लाकर रख दीजिए। मुन्नू के कहते ही उस शक्ति रक्षक ने एक बड़े से संदूक में वो सिक्के लाकर वहाँ पर रख दिए।
अब जैसा कि हमने कहा था, महाराज के राजकोष के कुछ सिक्के भी यहाँ पर लाकर रख दीजिए। शक्ति रक्षक ने एक और संदूक लाके वहीं मुन्नू के सामने रख दिया। बहुत बढ़िया। अब हम चाहेंगे कि आप अपने राज्य की स्वर्ण शास्त्र प्रयोगशाला के एक अधिकारी को यहाँ पर बुला लें। मुन्नू के ये कहते ही एक लड़की वहीं महाराज के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, महाराज की जय हो। मैं भूमिका ज्योतिष शास्त्र और स्वर्ण शास्त्र प्रयोगशाला में अधिकारी हूँ। मुन्नू भूमिका की बात सुनकर बोला, तो आप धातु विज्ञान भी जानती होंगी? जी। तो महाराज, हमें सिर्फ यही कहना है कि हम पे चांदी के सिक्के चुराने का आरोप था, लेकिन जो सिक्के उस गाड़ी में थे वो नकली थे। महाराज ने चौंकते हुए कहा, नकली? हाँ महाराज, हम आपको अभी इस बात का प्रमाण दिए देते हैं। ये कहकर मुन्नू ने सामने रखे दोनों संदूकों की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, इस संदूक में है आपके राजकोष से आए चांदी के सिक्के और इस संदूक में है उस दिन धमाके में मिले सिक्के। सब लोग बहुत ही ध्यान से देख रहे थे मुन्नू का तमाशा, खासकर सोमेश देव। मुन्नू ने अपनी जेब से चुंबक निकाला और बोला, महाराज, ये चुंबक है जो हमें इन शक्ति रक्षक ने ही ला कर दी है। असली और नकली चांदी की पहचान बहुत ही आसानी से हो जाती है। असली चांदी, सोना और पीतल चुंबक से नहीं चिपकते और नकली चांदी जो कि लोहे से बनी होती है वो चुंबक से चिपक जाती है। ये कहते ही मुन्नू ने पहले मगाधीश के राजकोष से आए सिक्कों को चुंबक से उठाने की कोशिश की, लेकिन एक भी सिक्का नहीं चिपका चुंबक से। और फिर जैसे ही मुन्नू उस चुंबक को धमाके वाले सिक्कों के संदूक के पास ले गया, वो सिक्के तुरंत चुंबक से चिपक गए। ये देख के पूरा दरबार हैरान हो गया, सारी जनता परेशान थी। मुन्नू बोला, भूमिका जी, क्या कहता है आपका धातु ज्ञान? हम सही कह रहे हैं या नहीं? भूमिका कुछ हड़बड़ाते हुए बोली, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिक्के चांदी के नहीं है महाराज। महेंद्र सिंह जी सही कह रहे हैं, ये सिक्के नकली हैं। मुन्नू, जिसने बचपन से नकली चांदी सोने के सिक्कों से दुनिया को बेवकूफ बनाया था, आज इस ज्ञान से अपनी जान बचा गया था। इससे पहले महाराज कुछ बोलते वहीं खड़ा एक मंत्री बोला, लेकिन महाराज, लूट तो हुई है, लेकिन चांदी की लूट नहीं है। लोहे के सिक्के चुराना शरारत हो सकती है, अपराध नहीं। ये बात कही थी महाराज के साथ बैठी परम सुंदरी वैदेही ने, जो थी महाराज मगाधीश की बेटी। लेकिन फिलहाल वो मुन्नू की फैन हो चुकी थी। अपनी बेटी की बात मानते हुए मगाधीश बोला, महेंद्र सिंह, मान गए तुम्हारी समझदारी को और सूझबूझ को। तुम सभी आरोपों से मुक्त होते हो। महाराज की बात सुन के मुन्नू बोला, धन्यवाद महाराज, हम और हमारे चाचा तो निर्दोष साबित हो गए, लेकिन चांदी के सिक्कों की चोरी तो हुई है। वो सिक्के राजकोष से निकले तो सही, लेकिन उस गाड़ी तक नहीं पहुंचे। उन्हें बीच में ही चुरा लिया गया था और नकली सिक्कों से भरा संदूक चाचा जी की गाड़ी में रखवा के एक झूठी चोरी का ड्रामा यानी कि स्वांग रचा गया। मुन्नू की बात सुनकर मगाधीश खुश हो गया और बोला, तुम तो बहुत ही समझदार हो, तो अब तुम ही इस चोर को ढूंढो। हम? हाँ, हम जानते हैं कि तुम एक बहुत ही कुशल योद्धा हो। पंडारा घाटी में उस अजूबे से हुई लड़ाई के बारे में शक्ति रक्षक हमें बता चुके हैं और तुम्हारे दिमाग का जौहर भी आज हमने देख ही लिया। आगे की बात राजकुमारी वैदेही ने कही, इसीलिए महेंद्र सिंह विद्रोही जी, हम चाहते हैं कि आप एक शक्ति रक्षक बने। राजकुमारी, महाराज, हम आपके हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक दरख्वास्त है, हमें महेंद्र सिंह ना बुला के मुन्नू बुलाया जाए। शॉर्ट एंड स्वीट, मुन्नू। मुन्नू विद्रोही, दोषी नहीं। महाराज मुन्नू की बात सुनकर हंसे और बोले, ठीक है, आज से तुम हो माहेशमती के मुन्नू। कल तक सूली चढ़ने जा रहा मुन्नू आज माहेशमती के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के दल शक्ति रक्षकों का हिस्सा बनने जा रहा था। मुन्नू चाहे कुछ भी कहता, उसकी नानी की भविष्यवाणी सच साबित हो रही थी। मगाधीश बोला, और तुम्हारी सूझबूझ के लिए हम तुम्हें इनाम में आधा किलो सोना देते हैं। आधा किलो सोना? क्या कह रहे हैं आप?
मुन्नू की बड़बड़ सुने बिना ही महाराज मगाधीश वहां से चला गया और राजकुमारी वैदेही भी मुन्नू को एक नटखट स्माइल पास करके चली गई।